how are you all doing? I hope you all are all right and today we are going to start up with the new topic. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री. ओके, सो इसका भी बेसिकली आज पार्ट नंबर 2 है. सो अब चलते हैं अपने चैप्टर 2 के पार्ट नंबर 2 पे. बट बिफोर दैट हम पार्ट 1 की एक क्विक समरी ले लेते हैं. ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, जो हम डेली लाइफ में जो भी नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो भी एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की कैटेगरी में से ही किसी एक में लाई करती हैं, राइट. फिर हमने बात करी थी इस रेमेडी की. ठीक है, ये रेमेडी क्या कह रही थी कि अगर आपके किसी के घर में मतलब किसी को एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो गई तो फिर आप क्या सजेस्ट करोगे? आप लेमन जूस सजेस्ट करोगे, बेकिंग सोडा सजेस्ट करोगे या फिर विनेगर सजेस्ट करोगे? सो बेसिकली जल्दी से मुझे बता दो कि लेमन जूस और विनेगर का कैसा नेचर होता है. यानी कि अगर मैं बात करूँ लेमन जूस की, लेमनेड की, सो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट है ना. दे आर सॉर इन टेस्ट, यानी कि वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. सो अगर मैं लेमन जूस की बात करूँ, सो लेमन जूस क्या है, एसिड है. ठीक है, और अगर मैं विनेगर की बात करूँ, सो ये मैंने आपको कल जब कि लास्ट क्लास में जब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे एसिड्स के, जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स है, उनमें से एक एग्जाम्पल विनेगर का भी था, राइट. सो आप क्या सजेस्ट करोगे? और बेकिंग सोडा मैं आपको बता देती हूँ, इट्स अ बेस. ठीक है, इट्स अ बेस. सो ये जो सजेशन है ना जो आप देने वाले हो, ये आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आज की क्लास के एंड तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे. एंड ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, कि आप क्या चीज़ सजेस्ट करोगे. मैंने आपको इतना बता दिया कि ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है. ठीक है, अब जब हम रिएक्शन पढ़ लेंगे जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ओके, देन हमने बात करी थी इंडिकेटर्स की. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? चार सेक्शन में जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आपका. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स अब बेसिकली एक ऐसे डाई वो होते हैं जो कि अगर एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है तो वो अपना कलर चेंज शो करते हैं. ठीक है, सो हमने जो है कुछ एग्जांपल्स देखे थे इंडिकेटर्स के, याद है सभी को? ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर क्या होता है? चार सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास से बन सकते हैं. आज की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो कि एसिड्स शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की. ठीक है, सो बेसिकली ये सब आपको याद रखना है. ठीक है, क्या होता है लिटमस सॉल्यूशन, थैलोफाइटा वगैरह, ये सारी टर्म्स क्या है, ये सब हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में. ठीक है, फिर हमने बात करी थी कुछ इंडिकेटर्स की. उनमें से भी कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और कुछ होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. क्लियर है सभी को? नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? जो नेचर में मिलते हैं, यानी कि जिनको हम मतलब ह्यूमंस के एफर्ट के बिना ही वो हमें मिल जाते हैं, ह्यूमंस उनकी प्रोडक्शन नहीं करते. सो ये जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे लिटमस की अगर मैं बात करूँ, सो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करता है लिटमस. ठीक है, ओके. फिर हमने बात करी थी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की भी. यहाँ पर इंडिकेटर्स की डेफिनेशन दे रखी है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली वो होते हैं जो अपने ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी कि स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में. ठीक है, उसके बाद हमने एसिड्स की क्लासिफिकेशन करी थी, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, है ना. और मैंने आपको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में भी बताया था. ठीक है, और ये तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि भाई ये जो एसिड्स है सभी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. ठीक है,
These all are what? ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड ये क्या है कि ये ऑर्गेनिक एसिड किस चीज़ में प्रेजेंट है। सो ये टेबल भी आप याद कर सकते हो, या फिर आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लिए एसिड्स के, सो आप इनमें से भी कोई डाल सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल पूछ लिए तो भी जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी आप मेंशन कर सकते हो। आज बेसिकली हमें यहाँ से बात करनी है अर्हीनियस एसिड के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अर्हीनियस एसिड क्या होता है? अब बेसिकली आपकी बुक्स में अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ एसिड लिख रखा है, अर्हीनियस टर्म नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन वही है, ठीक है, अर्हीनियस एसिड की ही डेफिनेशन है, बट वहाँ पर ये बता नहीं रखा कि इनको हम अर्हीनियस एसिड बोलते हैं। तो अगर आप चाहो अर्हीनियस याद रखना तो रख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते, ठीक है, तो आप छोड़ भी सकते हो। बेसिकली डेफिनेशन वही रहेगी, ओके। सो अब देखिए, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एसिड्स क्या होते हैं ध्यान से आपको सुनना और समझना है, ठीक है। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अब ये तो हमें पता लग गया कि क्या पता लग गया कि वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, दे आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है, इतना हमें पता लग गया। और एक और चीज़, दैट दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये कॉमन सी चीज़ें हमें लास्ट क्लास से ही पता लग गई थी, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडिकेटर्स हम इसीलिए जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना। सो जब हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, इंडिकेटर्स ने बता दिया कि भाई हाँ वो ब्लू से रेड कलर शो कर रहा है, सो वो एसिड है, या फिर वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स अलग अलग कलर शो करते हैं। लेकिन अगर जब हम 100 टेस्ट को ये चेक ही नहीं कर सकते कि ये खट्टा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, कैसा टेस्ट है, फिर भला हम कैसे कह सकते हैं ये एसिड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर किसी ने उनको टच कर दिया, मतलब कि उनके अंदर जैसे वो अगर स्किन पे डल गए या फिर किसी कपड़े पे गिर गए, सो क्या हो सकता है, एसिड बर्न्स हो सकते हैं। सो जब हम कैसे बताएं, जब टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, हमें कैसे पता लगेगा कि उनका खट्टा टेस्ट है ना। सो वो हम बेसिकली हमारी एक और डेफिनेशन होती है एसिड्स की, साइंटिफिक टर्म में अगर हम थोड़ा बात करें तो अ सब्सटेंस व्हिच हैज़ अ हाइड्रोजन एटम। पहली कंडीशन तो ये कि उनके पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए एंड कैन ईजिली गिव हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अर्हीनियस एसिड। बेसिकली मेन बात ये है कि उनको क्या रिलीज़ करना है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करना है उनके एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, किस किस को पता है? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन इज़ बेसिकली जब वाटर में हम किसी चीज़ को मिक्स कर देते हैं, वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, उस कंडीशन में हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्वस, ठीक है। एक्वा वर्ड जो है वाटर को डिनोट करता है, ठीक है। कैसे डिनोट करता है, देखिए पहले भी पता है, आपने पढ़ रखा है ये पहले भी, कब पढ़ा? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, याद है? वहाँ पर भी हम टर्म एक्वा यूज़ करते हैं, एक्वा मीन्स वाटर, क्लियर है। अब देखो पोल्स आपके लिए जनरेट होते रहेंगे लाइव क्लास में, चैट सेक्शन में, सो सभी उन पोल्स को आंसर करना भी मत भूलना, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे और जो राइट आंसर आपको लगता है उस पर क्लिक करना है, ओके। क्लियर हुआ इतना? वो सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन एटम हो और मेनली क्या है, हाइड्रोजन आयन का वो रिलीज़ करें उनके एक्वस सॉल्यूशन में। सो अगर वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर रहे हैं, सो ये बात तो कंफर्म है कि उनके पास हाइड्रोजन एटम तो होगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो हाइड्रोजन आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ करें। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इस बात की, ठीक है। अभी हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ओके। अब देखिए, अब बात करेंगे कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है?
आयन बेसिकली आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। आयन को एटम्स, ठीक है, एटम्स की अगर मैं बात करूँ सो एटम्स सभी को पता होने चाहिए, ठीक है। सो एटम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कंबाइन करके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। बहुत छोटे होते हैं जो कि हमें नेक्ड आई से दिखते भी नहीं। अब मैं बात करूँ इन एटम्स की, सो एटम में लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के पास, अब देखो पीरियोडिक टेबल याद है सभी को, ठीक है। अब तो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल याद होगी आपको। उसमें क्या है, कुछ एटॉमिक नंबर्स में यहाँ मेंशन कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर्स 1 से लेकर 5 तक देख लेते हैं। देखो पहले हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक स्टेज में अगर हम बात करें, एटॉमिक स्टेज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ से, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का ही है, ठीक है। सो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ओके। सो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बात करूँ लेट्स सपोज सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है 20। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, ठीक है। अभी हम सोडियम को और कैल्शियम को हटा देते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, यानी कि आपने फिल करना सीखा था। जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारा फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ओके। फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं, के शेल, एल, यस। सो यहाँ किस तरीके से फिलिंग करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे मैक्सिमम, और एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। यहीं पर अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, सो हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ और सिर्फ के शेल होता है, एल शेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस। और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाइड्रोजन और हीलियम के पास सिर्फ और सिर्फ के शेल होता है, ठीक है। और लिथियम के पास एल शेल भी हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अकेले के शेल में नहीं आ सकते। एनीवेज, हमें बात करनी है हाइड्रोजन एटम की। ये हो गई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं आयनिक स्टेट की बात करूँ, हाइड्रोजन आयन क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर मैं आयन की बात करूँ तो बेसिकली जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो अभी के लिए मैं न्यूट्रॉन हटा देती हूँ, ठीक है। सो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आयनिक स्टेट में क्या होगा कि भाई जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको रिलीज होना होता है जब भी वो पर्टिकुलर एटम आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये आयन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। सो प्रोटॉन कभी भी रिलीज नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन के जाने से कि एक नेगेटिव चार्ज चला गया, कैंसिल हो गया, राइट। नेगेटिव चार्ज चला गया, और हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, सो क्या बचेगा, ये चला गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, ठीक है। सो हम हाइड्रोजन आयन को H+ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट 9th क्लास का था, ठीक है। अगर आपको अभी भी इन चीज़ों में कोई डाउट है सो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन के पास हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं,
लेकिन क्योंकि अब मैं यहाँ पर एसिड्स के केस में मैं बात कर रही हूँ एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। सो वाटर में जब H प्लस की एडिशन हो जाएगी, वाटर में जब H प्लस की एडिशन हो जाएगी क्या बन जाएगा, H3O, 3 H एटम्स हो गए। लेकिन एक क्या है, आयन है पॉजिटिव चार्ज का, सो H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। EM बेसिकली हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी कि जब आयनिक कंडीशन हो और पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन हो। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ क्लोराइड की, ठीक है, सो ये क्या है, नेगेटिव कंडीशन है। यहाँ पर हम EM यूज़ नहीं करेंगे, हम आइड यूज़ करेंगे नेगेटिव कंडीशन के लिए। क्लियर है सभी को? सो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है और ये सब आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब वापस से चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रही है, अब देखो, अब ये हमें क्लियर हो गया कि वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहे हैं अपनी एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन में। हाइड्रोजन आयन क्या होता है ये हमें क्लियर हो गया, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमें क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ किसी एसिड का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, HCl। ओके, HCl में अगर आप देखो तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन एटम, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन एटम हुआ तो वो रिलीज ही होगा। और सो वाटर के केस में अगर मैं बात करूँ तो वाटर के केस में भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ कि भाई वाटर क्या H प्लस को रिलीज करता है, सो आंसर है यस, वाटर H प्लस को रिलीज करता है। लेकिन फिर भी हम वाटर को न्यूट्रल क्यों समझते हैं, वाटर को हम न्यूट्रल क्यों कहते हैं, अगर वो H प्लस आयंस रिलीज करता है तो मैं आपको बता देती हूँ, वाटर H प्लस के साथ साथ OH माइनस आयंस भी रिलीज करता है। और H प्लस आयंस बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं, सो OH नेगेटिव आयंस बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, जब बेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सो आपको क्लियर हो जाएगा। सो ओवरऑल वाटर क्या बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है वाटर। ओके, इसी तरीके से ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, HNO3। नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन H प्लस आयंस की फॉर्म में उसके एक्वस सॉल्यूशन में, किसके, नाइट्रिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है? सो देखो अब यहाँ रीड करते हैं स्टेटमेंट को। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बन गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट फॉर्म्स क्लोराइड आयंस एंड हाइड्रोनियम आयन। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन क्या होते हैं। ओके, सो ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्या होता है, बेसिकली एक हमारा जो एसिड है, सपोज H2SO4 की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 में 2H एटम्स प्रेजेंट हैं और इसके पास टेंडेंसी है ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करने की। रिलीज मीन्स आयंस की फॉर्म में रिलीज करने की। H प्लस S प्लस 4O एटम्स, ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये दोनों ही H प्लस की फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, सो जब सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर H2SO4 में टेंडेंसी है इसके पास दोनों H एटम्स को रिलीज करने की। एक मॉलिक्यूल 2H एटम्स रिलीज कर रहा है, सॉरी एटम्स नहीं, आयंस, 2H प्लस आयंस। ठीक है, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2।
क्या है ये, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एक एसिड का मॉलिक्यूल रिलीज कर सकता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, HCl की यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो एक ही H प्रेजेंट है और एक ही H पॉजिटिव आयन H+ रिलीज कर सकता है, यानी कि बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप इन्हें नोट करो फिर हम ये समझेंगे कि एसिड की जो बेसिसिटी है, ठीक है, उसको हमें इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ H एटम्स प्रेजेंट है उतने ही H एटम्स रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, सो ये भी आप लाइन याद रख सकते हैं that the basicity of acids should not be misinterpreted. The basicity of the acid should not be misinterpreted as the number of H atoms in the acid. अब एसिड हो भी सकता है, लेट्स सपोज किसी भी एसिड की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर H2SO4 में टेंडेंसी है कि दोनों H एटम्स को रिलीज कर सकता है, लेकिन हर एक एसिड के पास ये टेंडेंसी नहीं होती कि जितने नंबर ऑफ H एटम्स हैं उन सबको रिलीज कर सकता है। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके पास H एटम्स हैं वो भी एसिड होंगे, क्योंकि कंडीशन क्या थी, उनको हाइड्रोजन का आयन रिलीज करना है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें जिसके पास H एटम्स प्रेजेंट है, हमेशा हम उसको एसिडिक नहीं मान सकते। ठीक है, अगर हमेशा ही मान सकते तो हम H+ आयंस का रिलीज एक्वस सॉल्यूशन में मेंशन नहीं करते अपनी डेफिनेशन में। क्लियर है सभी को? सो इतना सभी जल्दी से नोट करो। अब अगर मैं बात करूँ H3PO4 की, सो H3PO4 और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो H3PO2 का। ठीक है, सो ये दो एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, H3PO4, H3PO2, दिस इज बेसिकली हाइपोफॉस्फरस एसिड एंड दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। सो यहाँ पर अब देखो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है कि हमें जितने नंबर ऑफ H एटम्स हैं उनके साथ हमें कंफ्यूज या फिर मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि उतने ही H+ आयंस रिलीज हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? देखो H3PO2 में दिस इज हाइपोफॉस्फरस एसिड H3PO2, यहाँ पर देखो ये चीज़ पूरी डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड पे। अब जो है स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स आउट ऑफ योर सिलेबस। सो H3PO2 की जो बेसिसिटी है ना, बेसिसिटी हम H3PO4 यहाँ पर डाल लेते हैं बेसिसिटी। अब इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 बेसिसिटी है और इसकी बेसिसिटी है 1, ओनली 1। क्यों है 1 वो आपको हायर क्लासेस में पता लगेगा। बॉन्डिंग की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये H+ आयंस रिलीज नहीं हो सकते एक्वस सॉल्यूशन में। सो हाइपोफॉस्फरस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है, बल्कि अगर मैं नंबर ऑफ H एटम्स की बात करूँ, सो नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं जल्दी से बताओ चार्ट सेक्शन में। नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं? यस, सो नंबर ऑफ H एटम्स हैं 3। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अरहेनियस बेसिस की। सो अरहेनियस बेसिस बेसिकली अब आपको एक्वस सॉल्यूशन का पता है, OH- आयंस भी आपको पता है, उसी तरीके से रिलीज होते हैं। ठीक है, सो एन अरहेनियस बेस इज अ कंपाउंड दैट इंक्रीजेस दी OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं? बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन की। ठीक है, सो OH- आयंस रिलीज होते हैं। अब OH- आयंस कैसे? देखो हाइड्रोजन, जिस तरीके से हाइड्रोनियम आयन रिलीज हुए हैं उसी तरीके से OH- इसीलिए आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो H पे प्लस आया, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ठीक है, अब बेसिस में नेगेटिव आता है। क्यों आता है? अब देखो OH- आयंस अगर रिलीज होते हैं सो उनकी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हो, अरहेनियस को हटा सकते हो अपनी बुक वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na इज बेसिकली सोडियम और OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड। सो NaOH में भी आप देखोगे सो जो OH है ये OH नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाता है और ये Na
ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अगर मैं इस OH माइनस के लिए आपको कुछ बताऊँ तो देखो O की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, ठीक है, क्या होती है 2 नेगेटिव, ओके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो सकते हैं। सो ऑक्सीजन एटम की टेंडेंसी है 2 नेगेटिव की और हाइड्रोजन की है 1 पॉजिटिव की। सो ओवरऑल अगर मैं OH की बात करूँ तो 2 माइनस और 1 पॉजिटिव है, सो 1 माइनस का रह जाएगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि OH माइनस आयन है। क्लियर है सभी को? सो आई होप अब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर भी मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि भाई OH जितने होंगे उतनी ही उसकी एसिडिटी होगी, ठीक है। एसिड्स की बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं, H+ आयंस जितने रिलीज होंगे और बेसिस में जितने OH नेगेटिव आयंस का रिमूवल होगा यानी कि रिलीज होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उस चीज़ को उसकी एसिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K मीन्स पोटेशियम, OH अगेन हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये सब क्या है, एर्हीनियस बेसिस के, ये सिंपली बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ओके अब ये अगर मैं सोप की बात करूँ तो सोप क्या है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेस, ठीक है। सो अब आई होप आपको एसिड और बेसिस की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है और अब हम बात करेंगे एसिड और बेसिस के बीच के डिफरेंस की, ठीक है। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है? एसिड्स आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। एसिड्स का एसिडिक नेचर होता है, बेसिस का बेसिक नेचर होता है। एसिड्स में जो H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है उनके एक्वस सॉल्यूशन में वो ज़्यादा होती है और यहाँ पर क्योंकि बेसिस रिमूव यानी कि रिलीज करते हैं OH- आयंस को, यहाँ पर H+ की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी और यहाँ पर OH- की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। इनका टेस्ट खट्टा होता है, इनका टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है। और भी बात करते हैं, अब पहले एसिड्स की बात कर लेते हैं उसके बाद बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, अब ये देखिए ये क्लियर हुआ, एसिड्स का एसिडिक नेचर होगा, कॉन्सेंट्रेशन H+ आयंस की ज़्यादा होगी, खट्टा खट्टा इनका टेस्ट होता है और ये रेड कलर को कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर अगर आपने लिया है तो वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिटमस पेपर भी ले सकते हो, लिटमस सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ठीक है। अब pH वाली चीज़ जो है आपने अभी नहीं पढ़ी है, सो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, 7 से कम pH होता है इनका, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ तक जो 7 नहीं आएगा, 6 तक आएगा, यहाँ तक pH रेंज होती है एसिड्स की और 7 होती है न्यूट्रल चीज़ की, और 7 के बाद 14 तक जो pH रेंज है, ठीक है, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब किसकी होती है, बेसिस की pH रेंज होती है, ठीक है। अब कॉमन एग्जांपल्स क्या है एसिड्स के, लेमन है, ऑरेंजेस है, यूरिन। यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। लेमन्स में सिट्रिक एसिड, ऑरेंजेस में अगेन सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड बताया था मैंने आपको, और मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएटेबल है बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स क्लियर हुए, अब बात करते हैं बेसिस की। सो बेसिस के नेचर की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, बेसिक नेचर होगा, OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और अगर इनके टेस्ट की बात करें सो दैट इज बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें सो दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, आर ब्लू ऑन रेड लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस की ही टर्म्स में हम बात क्यों कर रहे हैं, किसी और इंडिकेटर की टर्म में भी बात कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिटमस क्या है, लिटमस है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज इंडिकेटर, इसीलिए लिटमस का एग्जाम्पल हम डाल देते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो, सोप है, टूथपेस्ट, क्लीनिंग एजेंट्स, लाइम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है NaOH। अब देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लास्ट क्लास यानी कि पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट क्लास ऑफ दी चैप्टर में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि भाई साबुन है,
टूथपेस्ट है या फिर जो क्लीनिंग एजेंट हमारे फ्लोर क्लीनर है, ये सारी चीज़ें, ये इन सब का नेचर हम पढ़ेंगे. सो दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर. सो ये हो गया हमारा एसिड्स और बेसिस की कॉमन डिफरेंसेस. और आज हमने बात करी है बेसिस की डेफिनेशन, एसिड्स की डेफिनेशन. आई होप वो सभी आपको क्लियर हो चुका है. सो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम जो है सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. बेसिकली एसिड्स का बेसिस के साथ रिएक्शन कैसा होता है, एक एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.